नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com की ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है संतोष कुमार है और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज के इंग्लिश के पर्टिकुलर सेशन में। मॉक टेस्ट 6 हम लोग करने वाले हैं, है ना भाई। मॉक टेस्ट 6, 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग 6वां मॉक टेस्ट करने वाले हैं, 6 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और मॉक टेस्ट में आज भी आपके लिए कम से कम 22, कम से कम आई थिंक 22 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेट्स सी कि उन 22 क्वेश्चंस में कौन जो है वो कितने मार्क्स ला पाता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी इन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे तो याद रखिएगा इसी तरीके से अटेम्प्ट करें जैसे ये आपके बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि फाइनली आपको ये देखना है कि आपके अटेम्प्टेड कितने थे, ठीक है, उसमें से आपके करेक्ट कितने हुए और आपका जो है लेफ्ट कितना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? आपने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए, आपने करेक्ट कितने क्वेश्चन किए और आपने लेफ्ट कितना क्वेश्चन किया, और टोटल जो है मार्क्स आपका, टोटल जो है वो मार्क्स आपका वो कितना है। इस तरीके से, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरा सा भी डाउट है ना तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरा सा भी डाउट है तो लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, डोंट वरी, बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिए। उसी तरीके से अपना अप्रोच बिल्कुल सही करके जाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अभी जो है बिल्कुल एग्जाम सेंटर में ही बैठे हुए हैं और ये 22 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के एग्जाम में ही आ चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से करें। ये नहीं कि चलो ठीक है घर में संतोष सर आप अपने ही तो हैं, संतोष सर हाँ भाई मैं आपका ही हूं, लेकिन अपने घर में हो रहा है तो चलो ठीक है, अरे मार देते हैं तुक्का, सही हो गया तो हो गया, तो ऐसा ना करें। ठीक है, अपना जो हैबिट है ना, अपना अप्रोच उसी तरीके से बना करके रखें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और मॉक टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले याद रखिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अड्डा 24/7 बैंकर जो है ये पर्टिकुलर हमारा चैनल जो है जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो लिंक को एक बार कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद तुरंत इसको शेयर कर दीजिए अलग अलग ग्रुप्स में, क्योंकि आज 22 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे तो अलग अलग जॉनर से, अलग अलग बिल्कुल सेक्टर से रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए ये क्वेश्चन, इसलिए जरूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ऑलराइट, ये 8 बजे का सेशन है भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार, आपके सपोर्ट, फेथ के लिए बहुत शुक्रिया। आज 1400 के आसपास, 1400 बच्चे के आसपास जो है बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं कि मंडे जो है, ठीक है, और ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल सुबह 8 बजे 8 AM संडे को, कल सुबह 8 बजे भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोकैब का MCQ लेकर के मैं आ रहा हूं कल सुबह 8 बजे। वोकैब MCQ, है ना, वोकैब MCQ कल लेकर के आ रहा हूं मैं संडे को सुबह @8 AM। आप सबको जुड़ जाना है, याद रखना है। ऑलराइट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कुछ याद दिला दे भाई, गुस्सा मत करना तुम लोग। ठीक है, ये देखो Y194 कोड है। अगर आप ये Y194 कोड अप्लाई करते हैं 58% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिल रहा है? महापैक पे। मैं जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताइए, क्या महापैक जो है उस पर आपका बैच उड़ान इंक्लूड होगा, वॉरियन इंक्लूड है, दक्ष इंक्लूड है? तो मैं आपको बता दूं, महापैक्स में जो बैंक का महापैक है, जो बैंक का महापैक है, ठीक है, उसमें ये बैच आपके इंक्लूड रहेंगे। आपको ये याद रखना है, बैंक महापैक में आपके ये कोर्स इंक्लूड रहेंगे, प्लस उसके साथ आपके बैचेस इंक्लूड रहेंगे, जो नए एग्जाम वाले बैचेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज रहेगा, ई बुक्स रहेंगे, बहुत कुछ चीजें रहेंगी। तो बहुत ही शानदार ऑफर ये 58% का, याद रखिएगा। Y194 कल तक ये 52% तक था, आज जो है 58%, थोड़ा सा आपका जो डिस्काउंट परसेंट बढ़ा दिया गया। अब इंतजार मत करिए, जल्दी जाइए। Y194 कोड याद रखिएगा, संतोष सर का कोड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये आपका उड़ान 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 जून से ये पर्टिकुलर बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है उड़ान का। ठीक है, इंग्लिश का ये बैच है, तो आप बिल्कुल अब वेट ना करें। 12 से 2 PM 2 घंटे का रेगुलर क्लास। और मैं आपको बता दूं ये क्लास अब नए ऐप पर होने जो जा रहा है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको जो है वो वेबिनार से। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सही तरीके से क्लास होगी, याद रखिएगा। Y194 कोड, 58% का डिस्काउंट और ऑलमोस्ट 700 के आसपास जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 20 सेकंड्स का। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। बताओ इसका पहला आंसर आपका क्या होगा। फर्स्ट है तो एक बार 20 सेकंड्स में और दे देता हूं, लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, पहला है तो एक आपको और ले लो।
चलो, अरे भाई हमें बोला जाता है यार कि ये सब आपको बोलना है, तो अब ऐसे मत कहो यार कि मतलब सारी चीजें सोचो ना, 2 मिनट तो लगेंगे। देखो, ऑल द डैश विल गो टू अ लोकल चैरिटी, सब लोग कह रहे हैं सी 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 सी। देखो, ऑल द डैश, अब यहां पे द लिखा हुआ मतलब ये आपका नाउन होगा, ठीक है। द अर्ज विद विच मैनेजर डैश, अब यहां पे आपका वर्ब होगा, क्योंकि ऑल द अर्ज मतलब कि जो मोटिवेशन, जो एक्साइटमेंट, विद विच मैनेजर डैश टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क, जिस अर्ज के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस उत्साह के साथ मैनेजर जो है वो किसी भी काम की तरफ डैश करता है, तो जाहिर सी बात है ऑल द, अब यहां पे नाउन होगा। प्रोग्रेसेस, ये एक नाउन है आपका, मतलब हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो नाउन भी हो, जो वर्ब भी हो। ये आपका नाउन और वर्ब दोनों है, हो सकता है। एक्यूमुलेशन, ये आपका सिर्फ नाउन है, नहीं होगा। प्रोसीड्स, क्या लिखा हुआ है? प्रोसीड्स, ये आपका सिर्फ वर्ब है, ये भी नहीं होगा। गेन्स, ये आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, ये आपका हो सकता है, ठीक है। और उसका लिखा हुआ बिगिंस, ये आपका सिर्फ वर्ब है, ये आपका नहीं होगा। अब या तो होगा प्रोग्रेसेस या तो होगा गेन्स। तो अब हम क्या बोलेंगे? ऑल द गेन्स विल गो टू अ लोकल चैरिटी, या फिर द अर्ज विद विच द मैनेजर गेन्स टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क। अब देखो, किसी भी टास्क की तरफ जो है गेन, गेन का मतलब होता है अचीव करना, गेन का मतलब होता है अचीव करना, कोई चीज प्राप्त करना, और प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेस का मतलब आप यहां पे ग्रोथ भी बोल सकते हो, प्रोग्रेस का मतलब आप क्या बोल सकते हो? ग्रोथ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ऑल द प्रोग्रेसेस विल गो टू अ लोकल चैरिटी, मतलब जितना भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट। प्रोग्रेस का मतलब यहां पे ग्रोथ आ गया, प्रोग्रेस का मतलब यहां पे आपका कलेक्शन आ गया, कोई भी चीज। सो ऑल द प्रोग्रेसेस विल गो टू अ लोकल चैरिटी, यहां पे ये आ गया, आपका सही आ रहा है। द अर्ज विद विच मैनेजर प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क इज माइंड ब्लोइंग, इसका मतलब राइट आंसर आपका यहां क्या आ जाएगा? नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। गेन्स नहीं होगा, क्योंकि ऑल द गेन्स, गेन्स यहां पे सी नंबर ए में तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन द अर्ज विद विच मैनेजर गेन्स टुवर्ड्स एनी टास्क, द मैनेजर गेन्स टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। द मैनेजर गेन्स टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क, कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा है। द मैनेजर प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स एनी गिवन टास्क, ये आपका बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा नंबर ए आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखो, फर्स्ट में ही रॉन्ग, कोई बात नहीं, अरे क्या हो गया, इट्स ओके इट्स ओके, अरे भाई कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, क्वेश्चन कितना बढ़िया था, इसको ये सोच करके खुश हो जाओ कि क्वेश्चन कितना शानदार था। वाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले आइडॉल्स, मतलब मिट्टी के खिलौने के लिए जो डिमांड था वो डैश था। पीपल ऑल्सो प्रेफर, लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, लोग उसको भी प्रेफर करते हैं, इसका मतलब इसको भी प्रेफर करते हैं, इसका मतलब यहां पे हम नेगेटिव कभी भी नहीं लिख पाएंगे, यहां पे हमें पॉजिटिव ही लिखना है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि क्ले आइडल्स, मिट्टी के बने हुए खिलौनों का डिमांड तो डैश है ही, लेकिन लोग जो है मोल्डेड आइडल्स, मतलब कि लोग जो है पक्के हुए खिलौने, मोल्डेड आइडल्स को भी काफी पसंद करते हैं, मतलब उनको भी पसंद करते हैं। इसका मतलब कि मिट्टी के खिलौनों को भी पसंद करते होंगे, इसका मतलब यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि मिट्टी के खिलौने का जो डिमांड है वो बहुत कम है। थोड़ा जल्दी से मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुना कि मेरा अप्रोच तरीका क्या है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। लो हमारा नेगेटिव हो गया, खत्म। फ्यू नेगेटिव हो गया, खत्म। स्मॉल नेगेटिव हो गया, खत्म। हाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन किया हुआ, क्या प्राप्त किया गया, ठीक है। कि कहां से? अदर सिटी से, दूसरे शहरों से लिया गया जो भी आपके मोल्डेड आइडॉल्स हैं, मतलब कि जो भी दूसरे तरीके के खिलौने हैं, जो पके हुए खिलौने हैं, ठीक है, जो मतलब मोल्डेड आइडल, मतलब कि जो कि मतलब कोई दूसरे टाइप के खिलौने हैं, ठीक है। मोल्डेड आइडॉल्स हो गए, जो मिट्टी के खिलौने नहीं होते हैं, वो उनका भी काफी डिमांड है, जिनको कि दूसरे सिटी से लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो गया नंबर डी, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। स्मॉल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। देखो अप्रोच सीखो किस तरीके से राइट आंसर हमने लगाया। पहला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहां पे ऑल्सो लिखा हुआ है, ऑल्सो प्रेफर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट द रूलिंग, रूलिंग का मतलब हो गया वर्डिक्ट, रूलिंग का मतलब क्या हो गया आपका? वर्डिक्ट।
मतलब जो भी आपका सुनवाई है, ठीक है। सो व्हाट द रूलिंग बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो रूलिंग है वो ये डैश करता है, ठीक है। वो जो डैश करता है वो है, इसका मतलब कि वो जो रूलिंग, वो जो अध्यादेश, जो भी यूनाइटेड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो वर्डिक्ट, जो सुनवाई डैश करती है, वो ये है कि शुड पाकिस्तान डिसाइड टू रीट्राई जाधव, कि अगर पाकिस्तान जाधव के ऊपर केस फिर से जो है लगाने की कोशिश करता है, सो द इंडियन नेवल ऑफिसर, ये जो जाधव का केस जो है वो इंडियन काउंसिल के द्वारा बहुत ही सही तरीके से पेश की जाएगी, बहुत ही सही तरीके से पेश की जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब कि रूलिंग जो है वो क्या करेगा, व्हाट द रूलिंग, रूलिंग माने वर्डिक्ट, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूलिंग है, का जो वर्डिक्ट है, वो जो चीज डैश करती है, तो रूलिंग इनैक्ट्स, जो रूलिंग इनैक्ट्स, इनैक्ट्स का मतलब हो रहा है कि आप जो है इंप्लीमेंटेशन में ले आ रहे हो, लेकिन किसी भी कोर्ट का जो जस्टिस है वो क्या करेगी, जो वो जस्टिस, हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो सुनवाई जो मतलब निकालती है, उसका जो मतलब निकलता है वो मतलब ये है कि यही ऐसा होगा ना, तो इनैक्ट वाला तो नहीं होगा, एक्सप्लेन्स हो सकता है, गारंटीज हो सकता है, एनश्राइंस नहीं होगा, क्योंकि एनश्राइन का मतलब होता है सिंबल करना, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इनैक्ट्स नहीं होगा, मीन्स हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट द रूलिंग मींस या व्हाट द रूलिंग एक्सप्लेन्स, व्हाट द रूलिंग गारंटीज, ये सब होगा। अब बोला है कि रूलिंग जो एक्सप्लेन करती है, गारंटी करती है या मतलब बताती है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने जाधव को फिर से केस लगाया, सुनवाई की, तो इंडियन नेवल ऑफिसर जो है, जो भी जाधव हैं, ठीक है, बार बार केदार यादव का नाम याद आ रहा है, नहीं, ठीक है, तो इंडियन नेवल ऑफिसर जो है उनको इंडियन काउंसिल के द्वारा, मतलब उनका जो है केस जो है कौन लड़ेगी, इंडियन काउंसिल लड़ेगी, मतलब इंडियन काउंसिल द्वारा उनके इस केस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉलोड, देखो फियर्ड तो होगा नहीं, ये वाला सेंस तो आएगा नहीं, ये हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इनग्रेन्ड का मतलब होता है इंस्टॉल करना, इनग्रेन्ड का मतलब होता है इंस्टॉल करना, तो ये वाला मीनिंग भी तो नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेड वाला मीनिंग आएगा। नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया, कि ये जो केस है वो इंडियन पे जो है वो काउंसिल द्वारा, भारत के कानून जो है उसके द्वारा ये जो है क्या किया जाएगा, आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया बात, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां क्या बताया जा रहा है, यहां यह बताया जा रहा है कि इट इज नाउ इंपॉर्टेंट फॉर द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया टू डैश, इसका मतलब यहां वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, दैट द डिसिप्लिन इन द सिस्टम, कि सिस्टम में जो डिसिप्लिन है डज नॉट डैश, इसका मतलब सिस्टम में जो डिसिप्लिन है वो कहीं डैश ना हो जाए, इस बात का सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ होगा। इसका मतलब डिसिप्लिन डैश ना हो जाए, मतलब डिसिप्लिन खराब ना हो जाए, डिसिप्लिन कुछ डिक्लाइन ना हो जाए, मतलब डिसिप्लिन कुछ भी नेगेटिव ना हो जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फॉल्ट और डज नॉट लिखा हुआ है, मतलब यहां भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, जो डिसिप्लिन है, ये जो डिसिप्लिन है वो सिस्टम का डिसिप्लिन डैश ना हो जाए, मतलब वर्ब आएगा और कोई नेगेटिव वर्ड आएगा जिसका मीनिंग, जिसका सेंस जो है वो पॉजिटिव निकलेगा, है ना। तो फॉल्ट तो नहीं होगा क्योंकि फॉल्ट आपका नाउन है, गलत। दूसरा वीक, वीक आपका एडजेक्टिव है, वीकेंड होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तीसरा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम बोलेंगे कि डिसिप्लिन इन द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, डिसिप्लिन इन द सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। आरबीआई जो सेंट्रल बैंक, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिसिप्लिन एग्जिस्ट ही ना करे, बिल्कुल मीनिंग नहीं, ये गलत हो जा रहा है। तीसरा स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है वीकेंड, वीकेंड या फिर लूज पड़ जाना, बिल्कुल ढीला पड़ जाना, धीरे धीरे कमजोर हो जाना, तो ये आपका नेगेटिव मीनिंग है, ये हो सकता है। और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंश्योर भी सही है कि सेंट्रल बैंक को, अब इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल भी स्लैकन ना, वो बिल्कुल भी लूज ना पड़े। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 4 नंबर का आंसर डी हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं। देखो वाइल द स्कीम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, बोला जा रहा है जबकि जो स्कीम है वो फूड सिक्योरिटी को डैश करती है, इसका मतलब ये वाला हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे जो भी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, एस और यस ऐड होगा, ध्यान दो, एस और यस ऐड होगा। एश्योर खत्म, प्रोवाइड
खत्म। अलाउज हो सकता है, एंश्योर्स हो सकता है, या फिर इंप्रूव्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो फूड सिक्योरिटी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। स्कीम जो है फूड सिक्योरिटी को अलाउ करेगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि कोई भी स्कीम जो है फूड सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको पक्का करेगा, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा, डिटरमाइन करेगा, इस मीनिंग में हो सकता है। तो स्कीम इंप्रूव करेगा फूड सिक्योरिटी को, ये जो है फूड सिक्योरिटी को स्कीम जो इंप्रूव करेगा हो सकता है, इंश्योर करेगा, ये भी हो सकता है। अब बोला जा रहा है कि एक तरफ जहां पे स्कीम जो है फूड सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, इट डज नॉट डैश, ये जो है नहीं डैश करता है एडिक्वेट कैश। ये स्कीम जो है फूड के सिक्योरिटी को डैश करेगा, लेकिन कोई कैश जो है वो डैश नहीं करता है। इसका मतलब डज नॉट के बाद यहां भी आपका क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलो रिक्वायर हो सकता है, सॉरी रिक्वायर तो नहीं होगा, या तो प्रोवाइड होगा या आउटसोर्स होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि जो स्कीम है डज नॉट प्रोवाइड कैश या डज नॉट आउटसोर्स कैश। आउटसोर्स का मतलब होता है कि किसी भी आप जो है वो दूसरी कंपनी को काम करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन स्कीम क्या हो रहा है, ये फूड सिक्योरिटी तो दे रहा है लेकिन कैश नहीं दे रहा है फैमिलीज को। मतलब ये जो स्कीम है वो क्या कर रहा है, फूड सिक्योरिटी तो दे रहा है लेकिन कैश नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो फूड सिक्योरिटी, ये जो स्कीम है वो क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अभी जो है मैंने जिन जिन डॉक्टर्स को कॉल भी किया है यार, वो भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा अभी लेट है, ठीक है, थोड़ा अभी लेट है, अभी जो है ओपन नहीं हुआ है, काफ़ी दूर दूर भी हैं। घरेलू डोमेस्टिक उपचार तो कर ही रहे हैं, लेट्स सी क्या क्या हो सकता है, बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो तो यहाँ पे हो गया कि वाइल द स्कीम डैश फूड सिक्योरिटी डज नॉट डैश, इसका मतलब कि जो स्कीम है फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर करती है लेकिन कोई कैश जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है आउटसोर्स वाला ये मीनिंग यहाँ नहीं आएगा, प्रोवाइड वाली मीनिंग यहाँ पे सही आ जाएगी। तो डी नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आ गया। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का ये रहा। देखो द फी रिसीव्ड, जितना भी पैसा रिसीव किया गया है, इज सफिशियंट टू केटर टू द एक्सपेंसेस ऑफ सेबी। जितना भी पैसा इकट्ठा किया गया है, जितना भी फी रिसीव किया गया है, वो सेबी के खर्चों को, वो सेबी के डैश खर्चों को चलाने के लिए काफी है। जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा रिसीव किया गया है, जितना भी पैसा ऑलरेडी है, वो सेबी के डैश खर्चों को, मतलब एक्सपेंसेस आपका नाउन है तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। तो सेबी के डैश खर्चों को चलाने में उतना पैसा जो है वो सफिशिएंट है। इट डज नॉट नीड, कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से डैश करने की, कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट से, सीक, सीक का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, खोजना, कोई जरूरत है गवर्नमेंट से डैश का रिक्वेस्ट करने की। तो देखो यहां पे हम किसकी बात किसकी कर रहे हैं, फी की कर रहे हैं ना, कि जो फी रिसीव किया गया है वो खर्चे चलाने के लिए काफी है और हमें अब जो है सरकार से बिल्कुल जरूरत नहीं है डैश का रिक्वेस्ट करने की। और बात किसकी की हुई है, मॉनेटरी टर्म्स में हुई है, फी की बात हुई है। इसका मतलब कि परमिशन की यहां पे बात तो है ही नहीं, अप्रूवल की बात तो यहां पे है ही नहीं। यहां पे बात किसकी है, फंडिंग की है, यहां पे बात है ना, फंडिंग की बात है कि जितना पैसा ऑलरेडी हमारे पास है भाई उतना काफी है सेबी के खर्चों को जो है वो चलाने के लिए। अब हमें सरकार से एक्स्ट्रा खर्च और एक्स्ट्रा फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि द फी रिसीव्ड इज रीजनेबली सफिशिएंट टू केटर टू द डैश एक्सपेंसेस ऑफ सेबी। इट डज नॉट नीड टू सीक मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। इट डज नॉट सीक फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। लेस वाला तो होगा नहीं। अब या तो रनिंग होगा या तो लोन होगा। अब हम बोलेंगे कि सेबी के लोन एक्सपेंसेस, कुछ मीनिंग निकलता है। सेबी का लोन एक्सपेंसेस मतलब सेबी ने खुद लोन लिया हुआ है, ये उसको चुकाना है, या सेबी ने लोन एक्सपेंसेस तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। आंसर हमारा राइट क्या हो गया, नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो, द फिल्म उड़ता पंजाब फेस्ड सेवरल कट्स
बाय द सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड के द्वारा जो उड़ता पंजाब मूवी थी उसमें बहुत सारे कट्स लगाए गए, ठीक है, बहुत ज्यादा कट्स लगाए गए, ठीक है। एंड डैश बिफोर इट्स रिलीज, का मतलब उड़ता पंजाब ने फेस किया, बहुत सारे कट्स भी फेस किया और रिलीज के पहले डैश भी फेस किया। उड़ता पंजाब मूवी को जो है उसने फेस भी किया बहुत सारे कट्स, एंड उड़ता पंजाब मूवी डैश बिफोर इट्स रिलीज, और उड़ता पंजाब मूवी जो है वो रिलीज के पहले डैश भी हो गई, ठीक है। बट आलिया वन डैश फॉर हर पोर्ट्रेल, लेकिन आलिया को अपने रोल के लिए डैश मिला, तो ये वाला तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। यहां पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरा पॉजिटिव होगा। तो देखो आलिया वन के बाद यहां पे क्या आएगा, नाउन ही आएगा। प्रेज नाउन है, पॉजिटिव है, हो सकता है। क्रिटिक्स, आलिया वन क्रिटिक्स, आलिया वन क्रिटिक्स का, आलिया ने क्रिटिक्स जीता, चलो ठीक है, क्रिटिक्स भी हो सकता है क्योंकि क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड में पॉजिटिव भी बोला जाता है ना, पॉजिटिव भी बोला जाता है, ये भी आपका हो सकता है। तीसरा क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये नाउन तो है लेकिन नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बैटल, ये पूरा का पूरा नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा, नाउन है, याद रखना है इसको। और क्रिटिक्स ये भी आपका हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में फिल्म फेयर अवार्ड होता है ना, क्रिटिक अवार्ड, और ये आपका नाउन है तो ये भी आपका हो सकता है। इसका मतलब कि या तो ए आएगा या बी आएगा, ई आएगा। अब देखो फेस्ड है वर्ब का सेवरल फॉर्म, ठीक है, वन है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है यहां वॉच तो होगा नहीं क्योंकि वॉच आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बी नंबर खत्म हो गया। अब या तो ए आएगा या तो ई आएगा, ठीक है। द फिल्म उड़ता पंजाब फेस्ड सेवरल कट्स बाय द सेंसर बोर्ड एंड रिव्यूड बिफोर इट्स रिलीज। सेंसर बोर्ड के द्वारा जब कट लगाया गया तब तो रिव्यू किया गया, तभी कट लगाया गया होगा, तो फिर उसके बाद रिव्यू हम कैसे बोल सकते हैं? गेटिंग माई पॉइंट, समझ मेरी बात है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब क्या होगा, लीक्ड या प्रेज होगा या रिव्यूड या क्रिटिक्स होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? द फिल्म उड़ता पंजाब फेस्ड सेवरल कट्स बाय द सेंसर बोर्ड एंड रिव्यूड। अगर मैं बोलता हूं कि फिल्म उड़ता पंजाब रिव्यूड, इसका मतलब कि उड़ता पंजाब मूवी ने रिव्यू किया, उड़ता पंजाब मूवी को रिव्यू किया गया, तब होता फिल्म उड़ता पंजाब मूवी वाज रिव्यूड बिफोर रिलीज। क्या होता? वाज रिव्यूड, उसको बार बार देखा गया रिलीज के पहले, लेकिन वाज इजमार तो है नहीं, यहां पे डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कि हमारा रिव्यू वाला वर्ड भी यहां पे गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 7 कंप्लीट। नंबर 8, ध्यान दो। जर्मनी हैड बीन अ नेशन डैश इन वन कंट्री ऑफ न्यूमरस स्टेट्स। क्या बोला? अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बड़े बड़े राज्यों में जर्मनी जो है हैड बीन अ नेशन, वो एक ऐसा राष्ट्र था डैश इन वन कंट्री ऑफ न्यूमरस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में जो है जर्मनी जो है एक जो है वो डैश राज्य था, विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज, जिसका कि एक ही भाषा थी, एंड डैश था, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज था और एक ही डैश चीज था। इसका मतलब यहां भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और यहां भी आपका, ये आपका नाउन भी है, तो जाहिर सी बात है यहां भी आपका नाउन आएगा, और ये आपका सिंगुलर नाउन है तो दूसरा भी सिंगुलर नाउन आएगा। तो देखो, अ कॉमन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, डायलेक्ट आ सकता है, डायलेक्ट का मतलब होता है वर्जन ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, उपभाषा, जैसे हिंदी। लेकिन इंडिया जो है, कहीं भी अगर इंडिया के लोग अगर एक कंट्री बना करके रहते हैं, एक स्टेट बना करके रहते हैं, तो उसमें भी अलग अलग डायलेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हिंदी में अलग अलग डायलेक्ट है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, यूपी की बोली है, लखनऊ की बोली, अलग अलग डायलेक्ट है। लेकिन जर्मनी बोला था कि एक ही लैंग्वेज और एक ही डैश है, ठीक है। स्क्रिप्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट कोई मूवी वूवी थोड़ी हो रही है, यहां पे नहीं होगा। सिविलाइजेशन हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन तो जर्मनी का सभ्यता अलग है क्या? पूरी मानव सभ्यता एक होती है ना, जर्मनी की सभ्यता तो नहीं होगी। ट्रेडिशंस, अब देखो लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन होता है, ये आपका प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर ये वन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन होता तो फिर मानते हैं हम, ये भी नहीं होगा। वन लैंग्वेज विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड कोड, विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड कोड। दूसरा क्या बोला जा रहा है? विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड, ये हो सकता है और आपका पहला हो सकता है, मतलब ए नंबर होगा या फिर आपका ई नंबर होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जर्मनी हैड बीन अ नेशन असेंबल्ड इन वन कंट्री ऑफ न्यूमरस स्टेट, है ना, और जर्मनी हैड बीन अ नेशन फॉर्म्ड इन वन कंट्री ऑफ न्यूमरस स्टेट विच हैड अ कॉमन लैंग्वेज एंड कोड एंड विच हैव अ कॉमन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। अब देखो कॉमन लैंग्वेज अगर है तो लैंग्वेज वाला वर्ड किसके साथ मिला हुआ है?
डायलेक्ट के साथ मिला हुआ है ना, कि एक भाषा भी है और एक भाषा का आपकी एक ही उपभाषा है, मतलब उसी एक भाषा के हर जगह, मतलब हिंदी तो बोली जाती है लेकिन हिंदी में भी सिर्फ खड़ी बोली बोली जाती है, वो मीनिंग आपका आ रहा है, मतलब कि ये नंबर आपका नहीं आएगा, आपका ए नंबर यहां भी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 650 कैंडिडेट्स के पास आसपास हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बच्चों मॉक टेस्ट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन क्वेश्चन जो है वो पहुंच सके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका एरर। ध्यान दो, डिस्पाइट कर्फ्यू, कर्फ्यू के बावजूद इन सम एरियाज कर्फ्यू के बावजूद माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स, कुछ कुछ सांप्रदायिक दंगे रिपोर्टेड, सांप्रदायिक अगर मैं बोलूं कि आई रिपोर्टेड, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने रिपोर्ट किया। अगर मैं बोलूं इंसिडेंट्स रिपोर्टेड, इसका मतलब इंसिडेंट्स ने रिपोर्ट किया, लेकिन इंसिडेंट्स खुद कैसे रिपोर्ट कर सकता है, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया है, तो इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड होगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक वर यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो गलत है वो आपका सी नंबर यहां पे एरर हो गया, कि कर्फ्यू, कुछ एरियाज में कर्फ्यू के बावजूद छुटपुट जो है या छोटे मोटे सांप्रदायिक दंगों को रिपोर्ट किया गया फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 10, बहुत इजी है, देखो, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरी, वोंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, द पोएट्रीज, ये गलत आ गया। नाउन में आप लोग पढ़ चुके हो कि पोएट्री जो है ये हमेशा इसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है, पोइट्रीज जो है इसका प्लूरल नाउन जो है पोइट्रीज हम लगा के कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे भी आपका आंसर क्या हो गया, नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर आ गया। याद रखिएगा, पोएट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता, पोम का पोम हो सकता है, पोम ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसका पोम्स प्लूरल नाउन आ गया, ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज ये गलत है, क्योंकि पोइट्री होता है कि जो आप मतलब जिस तरीका, जो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, दैट तरीका इज नोन एज पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट। The right to speech is tempered with a responsibility to use। अब देखो यूज लिखा हुआ है, अब यूज मेरा क्या है, वर्ब है, ठीक है, यूज करना है, विद टेम्पर्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज। ठीक है, अब देखो द लिखा हुआ है, आर्टिकल, अब आर्टिकल के साथ आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स के साथ अगर आप एडजेक्टिव्स लगा दें तो ये आपको क्या बताएगा, कॉमन नाउन पूरा बताएगा, जैसे मैंने बोला द रिच, ठीक है ना, तो देखो ये रिच आपका क्या एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो गया रिच पीपल, पूरा कॉमन नाउन की बात यहां पे कर रहा है ना। उसी तरीके से यहां पे अगर हम बोले, देखो एक तरीका तो हम लिख सकते हैं जुडिशियरी, राइट टू स्पीच जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी उसमें लगी हुई है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियरी के भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें लगी हुई हैं, टू यूज द जुडिशियरी भी हो सकता है, या फिर टू यूज, अगर आप द को पूरा हटा दें, यूज वर्ब है, एडवर्ब आपका क्या है जुडिशियसली, तो द को हटा दो, तो ये दोनों तरीके से करेक्ट हो सकता है कि द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज जुडिशियसली, या द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज द जुडिशियरी। आप इस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं अलग अलग मीनिंग के साथ, तो याद तो लिखो यूज द जुडिशियरी, ठीक है, न्याय से रिलेटेड, या तो लिखो यूज जुडिशियसली, काफी बुद्धिमान तरीके से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर जो है वो आपका डी नंबर ही राइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा,
अगर मैं अभी बोलता हूं कि आई एंश्योर, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं सुनिश्चित करता हूं, मैं ये सारी चीजें पक्का करता हूं। आई एंश्योर, मैं ये डिटरमाइन करता हूं, मैं ये पक्का करता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मशीन, अगर मैं बोलूं कि आई एम एंश्योर्ड, इसका मतलब कि मुझे ही पक्का किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि मशीन्स एंश्योर, इसका मतलब जो भी आधुनिक उपकरण, जो भी मशीन है, वो ये पक्का करते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं, वो ये फिक्स करते हैं, ये वाली बात। अब अगर मैं यहां पे आर कर दूं और यहां ईडी कर दूं, मशीन्स आर एंश्योर, मतलब मशीनों को पक्का किया जाता है। यहां भी वही है, ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स, ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स को पक्का किया जाता है। ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स को पक्का किया जाता है, या जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो खुद ये बात पक्का करते हैं, ये खुद ये बात सुनिश्चित करते हैं कि एट द टाइम ऑडियंस एंटर द प्लेन, कि जिस टाइम पे ऑडियंस जो वो प्लेन में एंटर करती है, देयर बैगेज इज ऑलरेडी स्कैन्ड विदाउट ओपनिंग द सेम। इसका मतलब कि बिना खोले ही उनके जो बैगेजेस हैं वो क्या करें, वो भी पूरे स्कैन्ड हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स, वो खुद ये बात सुनिश्चित करते हैं। इसका मतलब कि यहां पे ये आर एंश्योर्ड नहीं होगा, यहां पे केवल आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स एंश्योर्ड यहां पे हो जाएगा। आर यहां पे गलत है। वैसे आप एंश्योर्स भी लिख सकते हो, एंश्योर, केवल एंश्योर भी आपका हो सकता है यहां पे, लेकिन तब आपका ए और बी दोनों में गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि केवल आप आर हटा दें, तो ऑटोमेटेड मेटल डिटेक्टर्स एंश्योर्ड, ठीक है, उन्होंने एंश्योर किया दैट एट द टाइम ऑडियंस डॉट डॉट डॉट, आप जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो केवल एंश्योर भी लिख सकते हैं, या एंश्योर लिखने से सही होता, कॉमन बात है। लेकिन यहां पे गलत आपकी क्या हो जाएगी, नंबर ए वाला सेक्शन हमारा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे, we seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays, ठीक है। we seldom or ever कंजंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, एडवर्ब में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कंजंक्शन चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्डम और एवर नहीं होता है, क्या क्या होता है, सेल्डम और नेवर, कभी कभी या फिर कभी नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, नंबर ए जो है हमारा यहां पे जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यह आ गया आपका रीअरेंजमेंट। दिस इज रीअरेंजमेंट, कम ऑन। टेस्ट जरूर दें, मैं आपको बार बार बताता हूं, देखो बच्चों याद रखना, टेस्ट जरूर दें। बिना टेस्ट के मतलब कुछ भी नहीं, बिना टेस्ट के आपकी तैयारी कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए मॉक टेस्ट जब भी होता है, आप चाहे अपने घर में करें मॉक टेस्ट या फिर कहीं भी करें, मॉक टेस्ट अगर हो रहा है तो आपको जरूर अटेंड करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक बार फिर से मैं 20 सेकंड चला देता हूं। ध्यान दो, लिखा हुआ है यूएस गवर्नमेंट, देखो अनदर 10 इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशन, मतलब बोला जा रहा है एक दूसरा एग्जांपल है ना, राइजिंग टेंशन का, बढ़ते हुए टेंशन का अनदर एग्जांपल क्या है भाई, राइजिंग टेंशन। किन दोनों के बीच में राइजिंग टेंशन हो रही है, बिटवीन द टू कंट्रीज। इसका मतलब कि राइजिंग टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ए और बी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। राइजिंग, अनदर इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच जो है बढ़ते हुए टेंशंस, इसका मतलब ए और बी एक साथ आएगा। दूसरा, द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन, अमेरिका का जो डिसीजन है टू बार पैसेंजर प्लेन, जो पैसेंजर जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स को रोकने का जो डिसीजन है, कहां से कहां तक, फ्रॉम चाइना, पैसेंजर्स प्लेन्स, कहां के पैसेंजर्स प्लेन्स का, चाइना के पैसेंजर्स प्लेन का, फ्रॉम जून 16। इसका मतलब ये आप देख रहे हो कि सी और डी हमारा एक साथ आएगा। अब या तो हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी, या तो हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी, या तो हमारा आंसर आएगा सी डी और ए बी। तो ए बी सी डी एक बार पढ़ते हैं। डी नंबर लास्ट में लिखा हुआ इज, तो इतना आपको पता चल गया कि डी नंबर एंड कभी नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर आ गया सी डी ए और बी, हमारा राइट आंसर आ गया, सी डी ए बी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखो, द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बार पैसेंजर्स प्लेन्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 इज अनदर इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। इसका मतलब सी डी और ए बी हमारा राइट आंसर यहां पे हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्या लिखा हुआ है, रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखो रीबिल्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं होगा। वुड बी फोर्स्ड, सेंटेंस बी से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं होगा, सेंटेंस आपका सॉरी सी से स्टार्ट नहीं होगा। बी से अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक नई तरीके का कोल्ड वॉर, बी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो सकता है। और डी, अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स एंड, इसका मतलब कि डी नंबर से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है कि जब तक की, या अनलेस का मतलब क्या हो गया, जब तक। ठीक है, या फिर जब तक, या फिर बशर्ते, यही सब मीनिंग हो रहे हैं। तो अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर अ न्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। अब या तो बी आएगा या तो डी आएगा। अब देखो लिखा हुआ है वुड बी फोर्स्ड, अब ध्यान दो, एक नई चीज फिर से हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है वुड बी फोर्स्ड, और देखो ए नंबर बी नंबर में बोला गया है अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक नए तरीके का कोल्ड वॉर। अब हम ए के साथ बी के साथ किसको पेयर बना सकते हैं, ध्यान दो तो, या तो बी के साथ ए बनाएंगे, या तो बी के साथ सी बनाएंगे, या तो बी के साथ डी बनाएंगे। एक बार पेयर पढ़ते हैं, अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। कोल्ड वॉर जो है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा नहीं, कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड, एक नए तरीके का कोल्ड वॉर जो है वो लाद दिया जाएगा पूरे जमाने पे। इसका अलावा बीसी सही लग रहा है, बी और बी डी गलत आ गया, तो बीसी हमारा एक साथ आ गया। ठीक है, बी और सी हमारा एक साथ आ गए यहां पे। सो बोला जा रहा है कि न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या किया जाएगा, मतलब दुनिया पे थोप दिया जाएगा। अब देखो सी के बाद फिर ए नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि चेंज देयर कोर्स, जब तक कि बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, चेंज देयर कोर्स, वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, एंड रीबिल्ड द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, और जो भी खो गया हुआ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है उसको रीबिल्ड नहीं करते हैं, तब तक ये जो है एक नया कोल्ड वॉर दुनिया के ऊपर थोप दिया जाएगा। इसका मतलब कि बी सी, फिर उसके बाद डी, और लास्ट में ए हमारा सही आंसर आ रहा है। तो बी सी डी ए बिल्कुल हमारा सही आंसर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया? All right, BCDA. Next question. लास्ट सेंटेंस अगर हम देखें, लास्ट सेंटेंस नहीं, लास्ट पार्ट, तो देखो लास्ट पार्ट में हमारा बी नहीं होगा क्योंकि देखो यहां पे कॉमा है। ठीक है, द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, ये तो हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, सेंटेंस लास्ट तो नहीं कर सकते। अब देखो बी नंबर हमारा नहीं होगा। एन आउटपोरिंग ऑफ केरला हैज फॉलोड एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ, इसका मतलब क्या हो गया कि दुख का जो है एक बिल्कुल दुख का जो समुद्र है, दुख का जो बाढ़ है, हैज फॉलोड। ठीक है, हैज फॉलोड मतलब उसने दुख का जो है पूरा एक पूरा समुद्र, दुख का जो एक बाढ़ जो है वो आ गया है, उसने फॉलो किया हुआ। इसका मतलब कि सी नंबर भी हमारा लास्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, डी नंबर, द ट्रेचरस यूज ऑफ अ फूड बॉम्ब कॉजिंग, अब कॉजिंग के साथ लास्ट में डी भी तो हमारा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, ए नंबर हमारा लास्ट होगा, हमको पता चल गया है ना। अब क्या बोला जा रहा है, कॉजिंग मतलब कि ट्रेचरस, बहुत ही चीट, ट्रेचरस का मतलब क्या हो गया, चीटिंग, बहुत ही धोखेबाजी से यूज किया गया फूड बॉम्ब, मतलब कि फूड बॉम्ब धोखेबाजी से यूज किया गया जो फूड बॉम्ब था, कॉजिंग जिसने कि पैदा किया, कॉजिंग जो कारण बना, तो फूड बॉम्ब जो किस चीज का कारण बना, वाइड स्प्रेड रिवल्जन मतलब कि हेट्रेड का कारण बना, घृणा का कारण बना, एंड एंगर और गुस्से का कारण बना। इसका मतलब कि डी और ए जो है वो कॉमन है, एक साथ आएगा, तो डी ए एक साथ आ गया हमारा, क्लियर हो गया। अब सेंटेंस या तो हमारा आएगा BCDA या तो हमारा आएगा CBDA, यही दोनों आ सकता है ना। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे भाई, देखो BCDA को एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार CBDA को पढ़ते हैं। सी में क्या है, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड। ठीक है, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड मतलब कि दुख के एक बाढ़ जो है उसने फॉलो किया है, किसको फॉलो किया है, हैज फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट, हैज फॉलोड, उसके बाद बी, हैज फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, comma the treacherous use of a food bomb causing widespread revulsion Kerala and anger। देखो यहां जो लिखा हुआ है ना इन केरला, यहां से हम सी और बी को एक साथ सही नहीं लिख सकते क्योंकि केरला के बाद यहां पे कॉमा लिखा हुआ है, और हम सी बी को एक साथ, बीसी को एक बार पढ़ें, द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, कॉमा उसके बाद फिर सी पढ़ेंगे, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड the treacherous use of a food bomb causing widespread revulsion and anger। अच्छा, डी और ए, ओके 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 ओके, लास्ट का डी और ए हो सकता है। द
द ट्रेचरस यूज ऑफ अ फूड बॉम्ब कॉजिंग वाइड स्प्रेड रिवल्जन एंड एंगर, एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड, ग्रीफ हैज फॉलोड, दुख जो है उसने फॉलो किया है द ट्रेचरस यूज ऑफ अ फूड बॉम्ब। नहीं, ये 16 नंबर अभी रखो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये 16 नंबर का, तो टिल अभी इसको रहने दो। 17 ये वाला करो जल्दी। ये साथ साथ करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द एनिमल्स लुक फॉर, क्योंकि एनिमल्स खोजते हैं सॉफ्ट लैंडस्केप्स, बहुत ही जो मतलब काफी सॉफ्ट, बहुत ही हार्ड लैंड नहीं खोजते हैं, बहुत ही मतलब एकदम मुलायम जमीन जो खोजते हैं, लैंडस्केप खोजते हैं, मतलब जमीन, लैंड की बात हो रही है यहां पे। इसका मतलब देखो लैंडस्केप एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, जो कि जंगल से सटा हुआ रहता है, ऐसे बहुत ही मतलब कि क्या होता है, नरम मिट्टी वो लोग खोजते हैं, नरम जमीन खोजते हैं जो कि फॉरेस्ट जंगल से सटा हुआ रहता है, सच एज कॉफी, टी एंड कार्डेमम एस्टेट्स, जैसे कि कॉफी स्टेट हो गया जहां पे चाय बगान, कॉफी बगान या फिर इलायची के जो बगान होते हैं, वहां पे इस तरीके की चीजों को जो है एलिफेंट्स जो एनिमल्स है वो खोजते हैं। इसका मतलब कि ए और बी हमारा एक साथ आ गया, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, श्रिंकिंग रेंजेस एंड फीडिंग ग्राउंड्स, जो फीडिंग ग्राउंड्स होते हैं मतलब कि एनिमल्स के लिए जो खाने पीने का जो जगह होता है और जो उनके रहने का जो हैबिटेट होता है वो जो सिकुड़ रहा है, तो ये जो सिकुड़न है फॉर एलिफेंट्स कॉज सीरियस वरी, ये जो है सीरियस वरी, ये जो काफी ज्यादा जो है वो दुख पैदा करता है, कॉज सीरियस वरी, काफी ज्यादा वरी, चिंता प्रकट करता है, क्योंकि द एनिमल्स लुक फॉर सॉफ्ट लैंडस्केप्स एडजॉइनिंग फॉरेस्ट सच एज कॉफी, टी एंड कार्डेमम एस्टेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ए बी हमारा आ गया और सेंटेंस हमारा शुरू किससे होगा, सी और डी से, मतलब सी डी ए बी जो है हमारा यहां पे राइट आंसर आएगा। सी डी ए बी हमारा राइट आंसर आएगा कि श्रिंकिंग रेंजेस एंड फीडिंग ग्राउंड्स, मतलब कि जो फीडिंग खाने के जो जगह होते हैं, ठीक है, और रहने का जो जगह होता है, वो दोनों जो सिकुड़ रहा है, जो श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इस चीज ने कॉज सीरियस वरी, ये चीज जो है काफी सीरियस चिंता पैदा करती है, बिकॉज क्योंकि एनिमल्स लुक फॉर, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो खोज में रहते हैं सॉफ्ट लैंडस्केप्स, बहुत ही नरम जमीन वो लोग खोजते हैं, लैंडस्केप्स खोजते हैं, नरम जगह वो लोग खोजते हैं, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, जो कि उनके जंगलों, जो कि जंगलों से काफी सटा हुआ रहता है, जैसे कि चाय बगान, कॉफी बगान या फिर कार्डेमम जो है होता है, वो जो भी आपके जंगल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो गया, सी डी ए भी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं 18। अब ये देखो, ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाला आ गया, सिर्फ 4 वर्ड है, इनमें से बताना है आपको, ओनली 4 वर्ड। कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिर्फ 4 वर्ड। देखो स्लीव, स्लीव का मतलब मैंने बताया था सीरीज, बिल्कुल सही है। A slew of recent announcement on China by US President Donald Trump is a clear indication, ये भी सही आ रहा है, that the competition, इसका भी आपका बिल्कुल सही है, ग्रामर वगैरह सब सही है, स्पेलिंग। The US and China is likely to sharp, अब देखो शार्प जो है वो आपका एडजेक्टिव है और शार्पेन जो है वो आपका वर्ब है, और यहां पे टू लगा हुआ है, मतलब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए यहां पे, इसलिए ये हमारा गलत आ गया। यहां पे क्या आ जाएगा, शार्पेन सही होता, टू शार्पेन ये वाला वर्ड हमारा आंसर यहां पे सही होता। गेटिंग माय पॉइंट, डी नंबर। नेक्स्ट 19। अगर हम ध्यान दें, हार्ड नोज की स्पेलिंग सही, जिसका मतलब होता है काफी एरोगेंट, बहुत ही ज्यादा एकदम अकड़ू। मॉडलिन का मतलब होता है सेंटिमेंटल, ठीक है, मॉडलिन क्लियर हो गया। परसू का स्पेलिंग गलत है, PURSUE होता है परसू, ये स्पेलिंग होती है, मतलब कि हमारा आंसर यहां पे क्या हो गया, नंबर सी हमारा गलत आंसर आ गया। परसू की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, परसू की स्पेलिंग हमारी यहां पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, देखो टोल का मतलब होता है द डेथ नंबर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। हायर ये भी हमारा सही है। अवेकन, आप देखो एक चीज देखो, अवेक और वेक, तो देखो वेक
के साथ अप लगेगा, देखो यहां पे अप है ना, तो अवेक के साथ आपका अप कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वेक के साथ आपका अप इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पे अवेकन नहीं होगा, अवेकन की जगह आ जाएगा वोकन अप, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। अवेक का भी मतलब, दोनों का मतलब सेम है, उठना जगना, लेकिन अवेकन अप नहीं होता है, वेक अप होता है, वेक अप होता है। यू वेक अप इन द मॉर्निंग बोलते हैं ना, यू अवेक अप इन द मॉर्निंग तो नहीं बोलते, अवेक मतलब वेक उसमें ऑलरेडी अप जो है उसमें ऐड है, तो आप यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ, इसका मतलब अवेकन नहीं होगा। देखो एक नई चीज आपको पता चली। नेक्स्ट 21, देखो बाउंटी और बाउट ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। बाउंटी का मतलब होता है काइंडनेस, एक मतलब होता है इसका काइंडनेस, दूसरा मतलब होता है इसका रिवॉर्ड, इनाम। सरकार ने तुम्हारे सर पे कितना इनाम रखे हैं, सो बाउंटी। ठीक है, 51 लाख बाउंटी, बाउंटी ऑफ रुपीज 1 लाख, इस तरीके का। और द नेचर इज बाउंटीफुल, नेचर जो काफी उदार है, देयर वाटर, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, दीज आर बाउंटीज ऑफ नेचर, ये बाउंटीज है, गिफ्ट एक तरीके का रिवॉर्ड है, या फिर नेचर बहुत उदार है, काइंडनेस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बाउंटी। और बाउट का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं पीरियड, है ना, एक पीरियड, पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, मतलब क्या होगा, दे सफर्ड डैश ऑफ वोमिटिंग, मतलब कि दे सफर डैश ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन्हें क्या करना पड़ा, वो काफी सफर कर रहे थे, किसी से बार बार उल्टियां आ रही थी, तो यहां पे बाउंटीज नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा बाउट्स। बाउट्स का मतलब क्या होगा, पीरियड्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब बार बार उस पूरे दौरान जो है उन्हें बार बार क्या आ रहा था, स्पेल, पीरियड आ गया, इसका मतलब स्पेल आ गया, ये सब बोल सकते हैं हम लोग बाउंटीज। मतलब कि पूरा वो जो ड्यूरेशन था ना, वो जो पूरा पीरियड था, पूरा जो स्पेल था, वो उसमें बिल्कुल उनके उल्टियां ही आ रही थी जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो बाउंटीज यहां पे गलत वर्ड है, यहां पे सही वर्ड आपका हो जाएगा बाउट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बाउट, ऑलराइट। बस 21 क्वेश्चन थे भाई, आई होप किसका कितना नंबर आया। 21 में मुझे डायरेक्ट बताओ किसके कितने मार्क्स हैं, नेगेटिव वगैरह सब कुछ ऐड करके, सब कुछ अप्लाई करके मुझे बताना आपके टोटल कितने मार्क्स हैं। तब तक ये सुनते रहो, Y194 कोड अप्लाई करिएगा। महापैक, ये मैं आपको बार बार कहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो महापैक के पीछे जो हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि सर महापैक में, क्योंकि सारे आपके बैचेस इंक्लूड हो जाते हैं ना, सारे एग्जाम वाले बैच भी इंक्लूड हो जाते हैं, इंडिविजुअल बैच भी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना, और उसके साथ टेस्ट सीरीज भी आ जाता है, उसके साथ ई बुक्स भी आ जाता है, और क्या चाहिए घर बैठे आपको, और क्या चीजें चाहिए। तो याद रखिएगा Y194 कोड महापैक्स पे 58% का आपको डिस्काउंट देगा। adda247.com पे जाइए, विजिट करिए और अपना स्कोर मुझे लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप केवल मेरा उड़ान बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, 15 जून से ये मेरा उड़ान बैच स्टार्ट हो रहा है। याद रखिएगा, जिन भी बच्चों को ये बैच ज्वाइन करना है, जल्दी से ये कोड आपका रहा Y194 कोड, 58% डिस्काउंट, एंड यू विल ऑलमोस्ट गेट 700 के आसपास जो है इस प्राइस में आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब मत देखो यार, प्राइस मत देखो यार, ठीक है, अब बैच को ज्वाइन करिए आप सब लोग। जब यहाँ पे इस तरीके से चीजें हो सकती हैं तो सोचो वहां पे जहां पे हम लोग टाइम बाउंडेड नहीं है वहां पे क्या होगा, है ना। हर एक सेशन 2-2 घंटे का है इस उड़ान में। ऑलराइट, बस आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का स्कोर अच्छा आया होगा। मैं देखूंगा कितना स्कोर आ रहा है। 13/21, अरे वाह, 20/21, वेरी नाइस। 9 आया किसी का, 17 आया है, 21, अरे वाह। अभिषेक नायक 21/21, वेरी गुड। 17, 19 आया किसी का, 18, ओके ओके ओके, 21/21। अभिषेक नारायण, वेरी नाइस, गुड वर्क अभिषेक, बहुत बढ़िया। 17.25, 11, चलो बहुत बढ़िया। आप लोग इसी तरीके से अच्छा करते रहिएगा। ऑलराइट, और कल सुबह 8 बजे भी जुड़ना है मेरे साथ। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।